नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। तारीख है आज 7 फरवरी 2025 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी दिनों से ये न्यूज़ में चल रहा था, इंडियंस जो इलीगल तरीके से यूएसए में एंटर कर गए थे, तो यूएसए ने क्या किया, उनको डिपोर्ट कर दिया। चलो ठीक है, वो डिपोर्ट कर देते हैं, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि इलीगली गए हैं तो वो डिपोर्ट कर सकते हैं लीगली। अब प्रॉब्लम ये आ गई, प्रॉब्लम ये है कि जो 104 इंडियंस थे, ठीक है, उनको डिपोर्ट किया गया, तो उनके हाथ बंधे हुए थे, उनके पैर बंधे हुए थे, मतलब उनको एज ए क्रिमिनल की तरह क्या किया गया, ट्रीट किया गया। तो इसके ऊपर क्या हुआ, पार्लियामेंट में हंगामा हुआ और सरकार को क्या करना पड़ा, जवाब देना पड़ा। इसी के बारे में ये पूरा का पूरा क्या है, आर्टिकल है। अगर आप इस आर्टिकल को यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से देखना चाहें, तो आप इसको जीएस पेपर 2 से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसको जीएस पेपर 3 के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। जीएस पेपर 2 के साथ आप कैसे कनेक्ट करेंगे? आप कनेक्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में, जहाँ पे बात होती है इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप के बारे में, डिपोर्टेशन पॉलिसीज़ के बारे में, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के बारे में बात होती है। और जीएस पेपर 3 में आप किसकी बात कर सकते हैं? आप बात कर सकते हैं सिक्योरिटी इश्यू की, क्योंकि इल्लीगल तरीके से गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। तो इल्लीगल माइग्रेशन के बारे में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में आप इसको क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। इसी तरह से आप इसको जोड़ सकते हैं जीएस पेपर 4 के साथ, जहाँ पर हम बात कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिपोर्टी। ठीक है भाई, वो इलीगल तरीके से किसी कंट्री में एंटर कर गए हैं। अब इंडियंस के जो इंडियन ऑफिशियल थे, उन्होंने उनको वेरीफाई कर लिया कि ये इंडियंस ही हैं। तो एक तरीके से मतलब उनको हाथ पैर ना बांध, क्योंकि वो एक मतलब कोई इंसान दूसरी कंट्री में अगर जाता है तो वो मजबूरी में जाता है, वो पैसा कमाने के लिए जाता है। हो सकता है कि उसको इंडिया में अपॉर्चुनिटीज कम नजर आ रही हो, इसलिए उसने क्या किया, इसने उसने यूएसए में एंट्री करने की सोची। उसने कोई मर्डर नहीं किया, उसने कोई रेप नहीं किया, उसने कोई और गलत काम नहीं किया, सिर्फ़ वो एंटर करना चाहता है, वहाँ पे जाके वो कमाई करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। वो वहाँ पे काम करेगा और क्या करेगा? पैसा कमाएगा। तो इसके ऊपर भी ये पॉइंट है। अब देखिए, अगर हम इस पार्ट आर्टिकल को अगर हम थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस करें, तो देखिए, तो ये 104 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस हैं। कहने का मतलब ये है कि वो एंटर कर गए, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने उन 104 इंडियंस को क्या किया? डिपोर्ट कर दिया, और वो भी मिलिट्री ट्रेन में, यानी कि उनके हाथ बंधे हुए थे, ठीक है? और उनके पैरों में बेड़ियाँ लगी हुई थी। अब रिएक्शन ये हुआ कि जो हमारे दोनों के दोनों हाउसेज़ हैं, एक हाउस है हमारे पास लोकसभा, एक हाउस है हमारे पास राज्यसभा। उन दोनों हाउसेज़ में क्या हुआ? हंगामा हुआ। हंगामा किस बात को लेके हुआ? कि जो इंडियंस आए हैं, उनके हाथ और पैर क्या थे? बंधे हुए थे। अब स्टेटमेंट देनी पड़ी किसको? हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर जी हैं, उनको स्टेटमेंट देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ड्यूरिंग द डिपोर्टेशन, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी होता रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम एंगेजमेंट की बात करते हैं यूएस के साथ, तो ऐसा भी हुआ है, द इंडियन गवर्नमेंट प्लान टू एंगेज द यूएस टू एंश्योर डिपोर्टीज आर नॉट मिसट्रीटेड, मतलब ऐसा कहा गया कि आप उनको मिसट्रीट नहीं करेंगे। अब देखिए, सरकार ने डाटा भी दिया, उन्होंने कहा कि अगर हम 2009 से देखें, तो तकरीबन 15,756 इलीगल इंडियन जो इलीगल तरीके से चले गए थे, अब उनको डिपोर्ट किया गया कहाँ से? यूएसए से। और जो कि ये हाईएस्ट है कहाँ पे? विद द हाईएस्ट नंबर है 2042 इन 2019। तो ये जो डाटा है, ये गवर्नमेंट ने दिया कि ऐसा ये सिर्फ 2025 में ही नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, और ये चलता आ रहा है 2009 से। यानी कि सरकार जो डाटा दे रही है वो 2009 से डाटा दे रही है। अब सरकार ये भी कह रही है कि चलो ठीक है, ये इलीगल तरीके से आ गए हैं, तो हम इसको देखेंगे कि फ्यूचर में कोई भी इलीगल तरीके से इंडिया से बाहर ना जा पाए। अब देखिए, अब ये सब इंडियंस हैं, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो ऑपोजिशन में होते हैं, उनको तो भाई ऑपोजिशन का काम ही यही है कि जो भी अगर कोई गलत काम हो रहा है इंडिया में, तो उसको क्या करना है? उसका मुद्दा उठाना है। तो ऐसा प्रोटेस्ट देखने को मिला, जितने भी हमारे ऑपोजिशन के मेंबर थे, मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं, उन्होंने कहा कि ये जो डिपोर्टी हैं, इनके जो हाथ बंधे हुए थे, उनके जो पैरों में बेड़ियाँ थी, वो एक गलत है। मतलब अगर इंडिया चाहता, तो वो उनको बोल सकता था कि आप ऐसा मत करो। अब देखिए, यूएस से तो ये हमेशा से रहा है कि जब कभी भी नए प्रेसिडेंट बनते हैं यूएसए में, तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करते हैं कि जिससे वो पूरे वर्ल्ड में अपनी धाक जमाने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं कहाँ पे? अब डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? अब देखो, अब इंडिया और यूएस के बारे में अगर हम बात करें, तो जो बड़ा भाई है वो हमारे पास कौन है? यूएसए है। भाई, यूएसए के पास ज़्यादा पावर है, इंडिया के पास उतनी पावर है नहीं। अगर हम इकोनॉमिकली भी देखें, और अगर हम देखें कि इन टर्म्स ऑफ आर्मी अगर हम पूरी तरह से देखें, तो यूएस क्या करता है? यूएस डोमिनेट करता है किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर। लेकिन इंडिया भी अब
झुकने वाला नहीं है। मतलब अगर देखो सिंपल सी बात है, यूएस से अगर बड़ा भाई है तो हम उसको ये तो बोल सकते हैं कि भाई चलो ठीक है इलीगल तरीके से चले गए हैं, लेकिन कम से कम आप ऐसा तो कर सकते थे कि भाई उनके हाथ या पैर नहीं मतलब बांध के भेजते, उनको एक तरीके से आप क्या कर देते, आप उनको एक तरीके से क्या कर देते, रिटर्न कर देते। तो ये एक इम्प्लीकेशंस तो रहता ही है। दूसरा क्या है कि ह्यूमन राइट्स का भी एक मुद्दा है यहाँ पे, एथिक्स का भी मुद्दा है कि जो ट्रीटमेंट हुई है डिपोर्टीज की वो सही तरीके से नहीं हुई है। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, क्योंकि अगर आप इंसिडेंट को देखेंगे तो हाथ पैर बांधना मतलब एक क्रिमिनल की तरह क्या करना है, व्यवहार करना है। अब देखिए अभी इलीगल तरीके से ये लोग जो जा रहे हैं उसका रूट कोज क्या है, देखिए देखो सबसे बड़ी जो रूट कोज निकल के आता है वो ये है कि हमारे इंडिया में अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा है। मतलब एक पर्सन है जो, अगर हम 1 मंथ की सैलरी की बात करें, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं जनवरी 2025 की, एक पर्सन है ठीक है, वो क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर है, उसकी जो सैलरी है मान लीजिए वो कितनी है, 3 लाख रुपीज़ है। वो साइंटिस्ट है कहाँ पे, डीआरडीओ में। और इसी तरह से उसके घर में एक नौकर है ठीक है, वो सुबह शाम झाड़ू पोछा लगाने आता है, काम करता है, उसको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, अब इसको भी तो मौका मिलेगा, वो भी चाहेगा कि मुझे भी मौका मिले और मैं भी क्या करूं, मैं भी ज़्यादा पैसा कमाऊं। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज देखने को मिलती है। कभी कभी आप ऐसे भी देखेंगे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आज की डेट में, नए नए लड़के मैंने देखे हैं सिक्योरिटी गार्ड, दे आर ग्रेजुएटेड, मतलब उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वहां से ग्रेजुएशन की, और वो एक 18,000 रुपये की, 20,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा लैक है। तो अगर हम बात करें, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी क्या है, बहुत कम है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी एक मुद्दा हो सकता है। ये क्या है, रूट कोस हमारे पास है। अब गवर्नमेंट का रोल ये है कि भाई गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट तो भाई मतलब चाहेगा कि भाई जो इंडियंस है वो इंडिया में ही रहें। गवर्नमेंट तो पॉलिसी लेके आ रहा है ना, अगर आपके पास घर नहीं है तो सरकार क्या कर रही है, घर दे रही है। अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो रोजगार भी दे रही है आपको। अगर आपके पास आप स्किल नहीं है तो गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि भाई आप स्किल लेबर बन जाइए। तो गवर्नमेंट जितना कर सकती है अपने बिहाफ पे, ऐसा नहीं कि मोदी गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जितनी भी गवर्नमेंट आई है हर गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ पॉलिसीज रहती हैं। इवन आपने देखा होगा कि भाई अगर आप घर में ही, मतलब अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं और आपको काम चाहिए तो 100 डेज का गारंटीड आपको काम मिल जाएगा। और ये कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है मनरेगा, मगनरेगा में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसमें आपको 100 डेज का काम मिल जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई काम नहीं मिल रहा है, मतलब जीवन यापन के लिए इंडिया में आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, पॉलिसी पहले भी बना रही थी, अभी भी क्या कर रही है, पॉलिसी बना रही है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज, ऑब्वियसली बात है सिक्योरिटी इशू तो रहेंगे कि भाई अगर आप इलीगल तरीके से किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप वहाँ पे जाके कोई ना कोई ऑर्गेनाइज क्राइम को क्या करें, मतलब अंजाम दे दें। और पॉलिसी मेजर्स भी हैं यहाँ पे, मतलब जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, टाइट करना पड़ेगा। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी हमें चाहिए। अगर कोई एक पर्सन दूसरी कंट्री की बाउंड्री में एंटर कर रहा है तो वहाँ पे कोऑपरेशन भी हमें चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है इसमें कुछ की टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं। वो की टर्म्स कौन कौन सी हैं, जैसे डिपोर्टेशन है, जैसे एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इलीगल माइग्रेशन है, ह्यूमन राइट्स हैं। ठीक है, अब जैसे आपको सबको पता है कि फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम दैट बिलोंग्स टू एवरी इंडिविजुअल, उनको क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। इलीगल माइग्रेशन का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर इन वायलेशन ऑफ इमिग्रेशन लॉज, उसको इलीगल माइग्रेशन बोलते हैं। एसओपी का मतलब क्या है, एस्टेब्लिश प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन स्पेसिफिक सिचुएशन, मतलब जो भी प्रोसीजर होगा स्पेसिफिक सिचुएशन में जो फॉलो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एसओपी बोलते हैं। डिपोर्टेशन का मतलब क्या है कि भाई एक या तो पर्सन हो सकता है या फिर ग्रुप हो सकते हैं किसी एक कंट्री से, उनको निकाल दिया जाए इलीगल तरीके से, वो क्या करते हैं अगर वो एंटर करते हैं। अब देखिए, अब सजेस्टेड मेजर्स क्या दिए गए हैं, सजेस्टेड मेजर ये दिए गए हैं कि डिप्लोमेटिक चैनल्स, अब भाई उनको पता लगा कि भाई इंडियन है तो वो क्या करेंगे, जो इंडिया की एम्बेसी है वहाँ पे उससे कॉन्टैक्ट करेंगे कि भाई आप हमें बताइए, आप वेरीफाई कीजिए कि ये जहाँ जहाँ पे जिस जिस गांव में शहर में ये अपना एड्रेस बता रहे हैं क्या ये वाकई में वहाँ पे है। और इसके अलावा अब वो बता रहे हैं तो फिर उनको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे और वो इंडिया में वापस भेज देंगे। पॉलिसी में रिफॉर्म्स लाने की भी बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि देखिए इलीगल तरीके से अगर एंटर हो रहे हैं, अगर हम अच्छी पॉलिसी बनाएंगे ठीक है, तो ये जो इलीगल माइग्रेशन का तरीका है मतलब वो काफ़ी हद तक रुक जाएगा। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी हमें चाहिए, यानी कि हमें क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से हमने क्या करना है, कोलेब्रेशन करना है। तो यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे किस में लिखी हैं, कंक्लूजन में लिखी हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हॉट मुद्दा है। तो मेंस के पेपर में जब आएगा तो मेंस के पेपर में क्या करना पड़ेगा, आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो ये कंक्लूजन मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है और एज इट इज़ आपको क्या करना है, एज इट इज़ आपको मेंस के पेपर में लिखना है। ठीक है।
अब यहाँ पे कौन कौन से पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं? अगर हम जीएस पेपर 2 की बात करें तो ये क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कस द डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ डिपोर्टेशन ऑफ इंडियन नेशनल्स फ्रॉम द यूएस, हाउ कैन इंडिया एड्रेस दिस कंसर्न इफेक्टिवली। तो इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। या फिर अगर आप जीएस पेपर 4 से देखें तो जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया है, ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट ऑफ डिपोर्टी, उसके बारे में है ये। अगर आप जीएस पेपर 3 की बात करते हैं जहाँ पे आपको ये जो रूट कोज है इलीगल माइग्रेशन का, उसको क्या करना है, एग्जामिन करना है, आपको पॉलिसी मेजर्स क्या करने हैं, बताने हैं। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस टॉपिक को क्लियर कर दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2-3 दिन से ये मुद्दा चलता आ रहा है और अब इसमें मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आर्टिकल लेते हैं। What was gross? What was gross about the 12 bills kept pending for 3 years Supreme Court to Tamil Nadu Governor? देखो हमेशा से ऐसा रहा है कि अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में हमेशा टसल रहता है, किसके बीच में, गवर्नर के बीच में टसल रहता है, और किसके बीच में टसल रहता है, जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर्स, हमेशा क्या रहेगा, उनके बीच में इशू रहेगा। और वो इशू कब होता है, वो इशू तब होता है जब गवर्नर और जो सरकार है वो डिफरेंट पार्टी के हों। अब आप कहोगे कि सर गवर्नर डिफरेंट पार्टी का कैसे हो सकता है? भाई गवर्नमेंट को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और ये कौन बताएगा? ये बताएंगे हमारे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है। तो एक तरह से मोदी साहब, आप ये कह सकते हैं मोदी साहब बताएंगे कि आप इनको एज ए गवर्नर ओथ दे दो। अभी देखो तमिलनाडु में ये देखने को मिल रहा है कि 12 बिल जो हैं वो पेंडिंग है 3 साल तक के लिए, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा है, क्या क्या इसमें मुद्दे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें गवर्नर का जो रोल है किसमें, स्टेट लेजिस्लेचर में या फिर जुडिशियल स्क्रूटिनी में, उसके बारे में ये पूरा का पूरा टॉपिक है। सिलेबस के हिसाब से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं जीएस पेपर 2 के साथ। टॉपिक है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें भी रोल ऑफ गवर्नर, जैसे आर्टिकल 200 है, स्टेट लेजिस्लेचर है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, वहाँ से आप जोड़ सकते हैं। जुडिशरी से आप इसको जोड़ सकते हैं, फेडरल सेक्टर से आप इसको जोड़ सकते हैं। गवर्नर को बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर दी गई हैं, तो होता क्या है, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है किसके बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में। अब हम बात करते हैं इस आर्टिकल को डिटेल में। अब देखिए बवाल क्या हुआ है, बवाल ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, किससे पूछा है, तमिलनाडु के जो गवर्नर है आर एन रवि साहब। अब ये रवि साहब ये नागालैंड के गवर्नर भी रहे थे, फिर उनको हटा दिया गया, फिर जो मुखी साहब थे असम के उनको एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया था नागालैंड का। तो हमेशा से इनका रहा है, मतलब इनका अगर आप देखोगे बैकग्राउंड हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो वो रही है। और रवि साहब जो है, आर एन रवि साहब है, ये मोदी साहब के बहुत खास बताए जाते हैं। अब ये क्या है, अब मामला ये है कि 12 बिल को असेंट देनी थी। असेंट का मतलब होता है सहमति। जैसे मान लीजिए अगर हम यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन में मान लीजिए कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ, सपोज करो ऑर्डिनरी बिल है, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, और प्रेसिडेंट मैडम प्रेसिडेंट ने क्या किया, सिग्नेचर कर दिया, असेंट दे दी, वो बिल पास हो गया, अब वो लॉ बन जाएगा। स्टेट में क्या होता है, स्टेट में हमारे पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसने क्या किया, पास किया, उसके बाद वो जाता है गवर्नर के पास। अगर गवर्नर उसको पास नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको विद होल्ड कर लिया है, तो फिर मामला जो है वो बिगड़ जाता है। अब यहीं पे जो मामला है वो है 12 बिल के बारे में। तो जो 12 बिल है वो पेंडिंग है, और ऐसा नहीं है वो 3 साल से पेंडिंग है, मतलब जनवरी 2020 से लेके अप्रैल 2023 के बीच में वो पेंडिंग है। अब मामला ये कि भाई ये जो बिल हैं ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, अगर आप इनकी बात करें तो मोस्टली जो बिल हैं वो परटेन टू हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर इन स्टेट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे वाइस चांसलर किस तरह से अपॉइंट किए जाएंगे उनके बारे में है। तो ये तो किसकी बात होगी, ये बात होगी नेचर की। अब देखिए अब जुडिशियल स्क्रूटिनी क्या है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, आस्क द गवर्नर टू एक्सप्लेन व्हाट वाज सो ग्रोस अबाउट द बिल दैट दे वर केप्ट पेंडिंग फॉर 3 ईयर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप हमें ये बताइए भाई, आप 3 साल तक ये जो एजुकेशन वाले बिल हैं या फिर वाइस चांसलर की स्टेट यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट है, आपने उनको क्यों पेंडिंग में रखा है। अब ये क्वेश्चन पूछा है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। अब आर्टिकल 200 क्या कहता है, आर्टिकल 200 ये कहता है द कोर्ट एम्फसाइज दैट द गवर्नर इन एक्शन frustrate the procedure under Article 200 of the Constitution, which mandates the governor either assent to the bill or withhold assent or reserve it for the president consideration। अब देखिए
आर्टिकल 200 में क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है भाई जो गवर्नर है वो या तो क्या करेगा, असेंट देगा बिल की, ठीक है, या फिर क्या कर लेगा, विद होल्ड कर लेगा, या फिर क्या कर सकता है, वो रिजर्व कर सकता है किसके लिए, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। अब ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है आर्टिकल 200 के बीच में, ठीक है। आप आर्टिकल 200 को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट देता है, किसको देता है, गवर्नर को देता है, वो या तो बिल को पास कर दे, असेंट का मतलब होता है सहमति देना, या तो वो बिल को पास कर दे या कर दे विद होल्ड, या फिर वो रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए। कहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब आपको मिलेगा आर्टिकल 200 के बीच में। अच्छा आप देखें, रीपासिंग ऑफ बिल। अब बहुत सारे बिल जो हैं वो रीपास भी किए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें तमिलनाडु असेंबली की, रीपास 10 of 12 bills in a special session and sent them back to the governor who then referred them to the president। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिल को दोबारा से पास कर लिया जाता है और फिर उसको रेफर कर दिया जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। अब देखिए गवर्नर के क्या क्या एक्शन हो सकते हैं। अब गवर्नर को क्या करना है, रेफर करना है प्रेसिडेंट साहब के पास, तो गवर्नर रेफर 10 बिल्स टू द प्रेसिडेंट हु असेंटेड टू वन एंड रिजेक्ट 7 एंड डिड नॉट कंसिडर द रिमेनिंग 2। तो कितने बिल थे टोटल, टोटल थे 10 बिल। अब प्रेसिडेंट साहब ने, मैडम प्रेसिडेंट ने क्या किया, एक बिल पे सहमति दे दी, 7 को रिजेक्ट कर दिया, एंड बाकी जो थे उनको कंसिडर ही नहीं किया, एंड डिड नॉट कंसिडर। तो ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। अब अगर हम विद होल्ड असेंट की बात कर लें, यानी कि जो गवर्नर है अगर वो अपनी सहमति रख लेता है, मतलब यही नहीं बता रहा है कि भाई मैं इसको पास करूंगा या नहीं करूंगा, विद होल्ड कर लेता है, तो ऐसा देखा गया है कि जो गवर्नर विद हेल्ड असेंट ऑन द रिमेनिंग बिल लीडिंग टू फर्दर लीगल एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, तो उसने क्या किया, उसने उन बिल्स को सहमति ही नहीं दी, मतलब उसको क्या कर लिया, विद होल्ड कर दिया। अब केरला में भी ऐसा मामला चल रहा है। अगर आप देखेंगे ये तमिलनाडु है, केरला में भी क्या है, ऐसा ही है। जो स्टेट ऑफ केरला है वो भी अप्रोच किया है किसको, सुप्रीम कोर्ट को, आर्गिंग दैट द गवर्नर इन ऑपोजिशन रूल स्टेट टेंड्स टू डिले असेंट और इनडेफिनेटली सिट ऑन क्रूशियल बिल। जो बहुत सारे बिल्स हैं उन पे इनडेफिनेट टाइम के लिए क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, अगर आपको यही समस्या है तो आप एक काम करो, आप मार्च में आ जाओ, मार्च में हम आपको डेट देंगे। अब इतने टाइम तक आपने वेट कर लिया, हम और आपका इंतजार नहीं कराएंगे, आप मार्च में आ जाओ। अब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या है, जो आर्टिकल 200 है, ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है, द आर्टिकल आउटलाइन द गवर्नर ऑप्शंस व्हेन ए बिल इज प्रेजेंटेड फॉर असेंट। असेंट कर सकता है, ठीक है, विद होल्ड असेंट कर सकता है, और रिजर्व कर सकता है किसके लिए, प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए, यानी कि वो प्रेसिडेंट को भेज सकता है। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी होती हैं। कुछ मामलों में गवर्नर के पास क्या होती है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है, जिससे क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमेशा क्या रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है। अब देखिए, अब इसी मुद्दे को अगर हम जोड़ के देखना चाहें किसके साथ, अगर हम सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में देखना चाहें, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें प्रॉब्लम आती है पॉलिटिकल बायस की। भाई अगर गवर्नर ऑपोजिशन पार्टी का है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो असेंट देगा ही नहीं, तो ये पॉलिटिकल बायस आता है। फेडरल टेंशन भी चल रही है। अब सेंटर स्टेट में एक रूलिंग पार्टी का है, दूसरा जो है वो दूसरी पार्टी का है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अब जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी हमेशा बचती है। भाई ठीक है, हम पूछ लेंगे गवर्नर से, कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रिटेशन का काम तो कौन करता है, जुडिशरी करता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई जुडिशरी रोल इन एंश्योरिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर फॉलोड एंड दैट द गवर्नर ऑफिस इज नॉट मिसयूज। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलेगा। अब वो ये कह रहे कि भाई हम तो ये देखेंगे कहीं ये मिसयूज तो नहीं हो रहा है, जो गवर्नर का ऑफिस है, अब सारे के सारे बिल बिल जो है विद होल्ड कर लिए, तो उस चुनी हुई सरकार का फायदा क्या हुआ। भाई वहाँ के लोकल लोगों ने उनको चुना, जो भी एमएलए थे उनमें से कुछ मिनिस्टर बन गए और एक जो थे वो चीफ मिनिस्टर बन गए। अब उसकी वजह से हो क्या रहा है, वो बिल पास कर रहे हैं और गवर्नर साहब जो है वो असेंट नहीं दे रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब गवर्नर को क्यों बनाया जाता है, गवर्नर को बनाया जाता है चेक एंड बैलेंसेस के लिए, कि भाई ये देखें कि भाई ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो यही है कि देखो सीधी सी बात है, अगर गवर्नर साहब डिले करते जाएंगे तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जो गवर्नेंस है वो अच्छे तरह से काम नहीं कर पाएगी, और जो पॉलिसी हमें टाइम पे इम्प्लीमेंट करनी होती हैं वो क्या होंगी, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अब पब्लिक इंटरेस्ट में तो बिल पास किए होंगे, कोई हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, कुछ भी है, लेकिन ये जो बिल्स हैं रिलेटेड टू दी हायर एजुकेशन है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट है, अब ये डिले हो रहे तो फिर फ़ायदा क्या है, जो गवर्नमेंट है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए,
अब यहाँ पे अगर आप मुझसे की टर्म्स की बात करें तो मैंने जितने भी आर्टिकल्स है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक की टर्म्स मैं वहाँ पे अपलोड करता जा रहा हूँ। जैसे गवर्नर ही असेंट है, इसके बारे में है, तो गवर्नर क्या करता है, गवर्नर ही फाइनल असेंट देता है। तभी क्या होता है, एक जो बिल होता है वो बिल क्या बन जाएगा, वो बिल आपका एक्ट बन जाएगा। कहने का मतलब है वो बिल आपका लॉ बन जाएगा। आर्टिकल 200 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 200 हमें बताता है गवर्नर ऑप्शंस व्हेन ए बिल इज प्रेजेंटेड फॉर असेंट। उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, डिस्क्रिशनरी पावर भी इसके पास होते हैं। फेडरलिज्म जो है वो हमें बताता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में हमें क्या करना है, हमें एक बैलेंस बना के रखना है। अब सजेस्टेड मेजर्स क्या है, देखो भाई, सजेस्टेड मेजर्स तो ये हैं कि भाई क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए, ये बिल्स पे गवर्नर सहमति दे सकता है या नहीं दे सकता है। एक टाइम बाउंड होना चाहिए, टाइम बाउंड यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जुडिशियल ओवरसाइट होना चाहिए। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो जुडिशरी भी हमेशा बचने की कोशिश करता है, ठीक है, तो वो हमेशा देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या चीज़ें निकल के आती हैं। अब कंक्लूजन यही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, सुप्रीम कोर्ट ये यही देखा कि भाई इसका मिसयूज ना हो जाए, ठीक है। तो यही चीज़ें मैंने क्या की इसमें लिखी हैं। द डिले इन ग्रांटिंग असेंट टू बिल्स बाय गवर्नर रेजेज सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल कंसर्न। द सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन अंडरस्कोर द importance of adherence of to constitutional provisions and assuring that the governor office functions impartially. Addressing this issue is crucial for maintaining the balance of power in Indian federal structure and ensuring effective governance. तो भाई अगर गवर्नर साहब टाइम पे असेंट दे दें, अपनी सहमति दे दें, तो होगा क्या, पॉलिसी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगी, गवर्नेंस अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगा उस स्टेट में। तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन बना के दिए हैं। अगर आप पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। रोल बताना है। हाउ कैन द मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर कैन बी प्रिवेंटेड, जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसके मिसयूज को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। दूसरा ये है कि हमें एनालाइज करना है इम्पैक्ट ऑफ डिले असेंट टू द बिल ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है। जो डिले असेंट है बिल का, सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्या फर्क पड़ता है वो आपको बताना है। सजेस्ट करने हैं मेजर टू एंश्योर टाइमली डिसीजन मेकिंग बाय द गवर्नर। क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं ताकि टाइमली क्या लिया जा सके, डिसीजन लिया जा सके। थर्ड क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एग्जामिन द रोल ऑफ जुडिशरी इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट लेजिस्लेचर एंड गवर्नर। तो यहाँ पे रोल आता है जुडिशरी का, जुडिशरी हमेशा बचता रहा है अगर आप देखोगे। अब जुडिशरी भी क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वही बताएगा, है ना। एंड हाउ डज जुडिशियल इंटरवेंशन अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, इसके बारे में है। तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं दे आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब इसी तरह से जो अगला आर्टिकल है वो भी इसी के बारे में है। जैसे केरला भी पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई चलो आप भी परेशान हैं, ठीक है आ जाओ। तमिलनाडु परेशान है, केरला परेशान है, तो आ जाओ, अब आपकी क्या करेंगे, अब आपकी हम बात सुनेंगे। अब हो क्या रहा है, अब वही है गवर्नर रोल इन स्टेट लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल स्क्रूटिनी। सेम वही मुद्दा है जो हम पढ़ चुके हैं, वही आर्टिकल्स हैं। रोल ऑफ गवर्नर है, आर्टिकल 168 है, आर्टिकल 200 है, आर्टिकल 254 है। स्टेट लेजिस्लेचर है, सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं। जुडिशरी का रोल क्या है, फेडरल से, जो हमने पिछले वाले में पढ़ा है उसी में ही है। अब देखो इसमें मेन इशू क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं, बाकी जो आर्टिकल है वो एज इट इज है। अब केरला जो है वो अप्रोच कर गया सुप्रीम कोर्ट सीकिंग एन अर्ली हियरिंग ऑन इट्स रिट पिटीशन। तो उसने रिट पिटीशन डाली है अगेंस्ट द कंडक्ट ऑफ गवर्नर इन ऑपोजिशन रूल स्टेट। तो केरला कह रहा है कि जितने भी ऑपोजिशन रूल स्टेट है वहाँ पे गवर्नर क्या है, सहमति नहीं दे रहा है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है। तो इशू क्या है, इशू ये है कि गवर्नर हैव बीन डिलेइंग असेंट और इनडेफिनेटली सिटिंग ऑन क्रूशियल बिल पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो रिट पिटीशन मतलब ऐसा नहीं कि एक स्टेट में हो रहा है, बहुत सारे स्टेट में ऐसा हो रहा है। सिमिलर केस जैसे आपने देखा होगा तमिलनाडु में हो रहा है, वहाँ पर जो गवर्नर है वो है RN रवि। उन्होंने जो बिल है वो प्रेसिडेंट की सहमति के लिए भेज दिए। मैडम प्रेसिडेंट ने एक को पास किया, 7 को रिजेक्ट कर दिया, 2 को कहा कि भाई हम कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है, एक तो है जुडिशियल स्क्रूटिनी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा भाई जो अकाउंटेबिलिटी है, क्या है, नीड फॉर अकाउंटेबिलिटी बाय द गवर्नर, उसके बारे में बात करेगा, ठीक है। गवर्नर की जो पावर है क्या उनको मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है डेमोक्रेटिक लॉ बनाने के लिए। आर्टिकल 168 किसके बारे में बात करता है, द कोर्ट नोटेड दैट द गवर्नर इज ए पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड कैन नॉट एक्ट कॉन्ट्रेरी टू द विशेज ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव।
तो गवर्नर क्या है, वो एक पार्ट है किसका, स्टेट लेजिस्लेचर का, तो उसके साथ मिलके काम करना, अलग नहीं करना है। अब ऐसा नहीं कि स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास कर दिया और आप कह रहे कि ना 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 साहब मैं तो सहमति नहीं दूंगा, ऐसा नहीं करना है। आर्टिकल 254 के बारे में कोर्ट ने क्वेश्चन किया, वेदर द बिल रेफर टू द प्रेसिडेंट वायलेट्स आर्टिकल 254, मतलब इनकंसिस्टेंसी बिटवीन सेंट्रल स्टेट लॉज। तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि भाई सेंटर ने एक लॉ बना रखा है और स्टेट ने भी उसी के ऊपर क्या कर दिया है, लॉ बना दिया है, ऐसा तो नहीं है। या फिर वो जो मुद्दा है वो कहाँ पे दिया हुआ है, यूनियन लिस्ट में है। तो अगर ऐसा है तो फिर इसको देखा जा सकता है। अब मामला क्या हो रहा है, मामला ये हो रहा है कि जो गवर्नर है केरला के, आरिफ मोहम्मद खान, उन्हें असेंटेड टू वन बिल एंड रेफर्ड द रिमेनिंग 7 टू द प्रेसिडेंट फॉर कंसिडरेशन। अब वही मामला है, एक पे सहमति दे दी, बाकी किसको दे दिया, प्रेसिडेंट, मैडम प्रेसिडेंट को दे दिया। अब जब कभी भी प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए दिया जाता है तो उसमें समय नहीं होता ना, मतलब कितने टाइम में वो देंगे, ऐसा थोड़ा ना, टाइम नहीं है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, जो बिल्स हैं वो डिले हो रहे हैं। सो सम बिल्स हैड बीन पेंडिंग फॉर 8 to 23 मंथ, सर 23 महीने, मतलब 2 साल लगा लो मोटे मोटे। लीडिंग टू कंसर्न अबाउट द मिस यूज ऑफ गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर। तो जो डिस्क्रिशनरी पावर है कि किस बिल को मैडम प्रेसिडेंट के पास भेजना है नहीं भेजना है, तो ये डिस्क्रिशनरी जो पावर है ये किसके पास है, गवर्नर के पास है। ठीक है, अब केरला की जो आर्ग्यूमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो केरला आर्ग्यूड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज इंक्लूडिंग द गवर्नर कैन नॉट एक्सरसाइज पावर आर्बिट्रली। तो केरला का कहना ये है कि भाई बेशक से चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हो या फिर गवर्नर हो, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता आर्बिट्रली, मतलब अपनी मर्जी से कि भाई इसको मैं वहां पे दे दूंगा वहां पे दे दूंगा, केरला का ये कहना है। अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस, मतलब डेमोक्रेटिक तरीके से अगर हम जाए तो क्या कह रहा है, द स्टेट कंटेंटेड दैट द गवर्नर्स एक्शन वर अंडरमाइनिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड कॉजिंग द सफरिंग टू द पीपल। तो पीपल ही सफर कर रहे हैं, बिल पास नहीं हो रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखो वही घूम फिर के वही बात आ जाती है आर्टिकल 168, आर्टिकल 200 के बारे में। ठीक है, 200 में वही जो हमने पढ़ा था कि भाई विद होल्ड कर सकता है, असेंट दे सकता है, या फिर क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है। और 254 में वही है सेंटर स्टेट रिलेशन, कि ऐसा कोई लॉ तो नहीं है कि वो सेंटर के साथ क्या कराओ, क्लैश करो। तो वही चीज़ें निकल के आती है, पॉलिटिकल बायसनेस के बारे में बात होती है, फेडरल टेंशन के बारे में बात होती है, फिर वही जुडिशियल इंटरवेंशन के बारे में बात होती है। तो यही जो सब चीज़ें हैं, प्रीलिम्स में अगर आप देखेंगे तो इन पे क्वेश्चन बन सकता है, बट जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपका किस में बनता है, वो आपका बनता है मेंस के लिए। तो मेंस के लिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, हाउ कैन मिस यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर बी प्रिवेंटेड। सेम वही अभी जैसे मैंने आपको बताया, तो सेम वही क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे अलग से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे, जो पिछले टॉपिक में थे वही यहाँ पर मैंने लिखे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो आर्टिकल मैंने आज आपको पढ़ाया है ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।